So hello, welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा वीडियो। हेलो मेरे CSET वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ मेंसरिया। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये टॉट के चैप्टर का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड ये चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपको एग्जीक्यूटिव में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेगा, ये जो कलरफुल नोट्स है ये सब कुछ कहाँ पे मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लेना। ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। अचीवर्स बैच फॉर CSET कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तो आराम से ज्वाइन करना। गॉट इट। अच्छा, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले कंसेप्ट वो है मेंसरिया। यहां तक मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास, तो यहां से हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब क्या होता है सर? मेंसरिया का जो टोटल अगर मैं पूरा प्रिंसिपल बताऊं मेंसरिया का, तो वो ये होता है कि एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट्रिया। रियम निसी मेंसिट्रिया, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य अपने आप ही गलत नहीं होता जब तक कि ना उसको तुम गलत माइंडसेट से करो। कोई भी कार्य अपने आप अलोन, अपने आप ही गलत नहीं होता, गिल्टी नहीं होता जब तक कि ना तुम उसको गिल्टी माइंड से करो। गिल्टी माइंड से करो मतलब, गिल्टी माइंड मतलब खराब इंटेंशन से, नेग्लिजियंस से करो। समझ में आ रहा है? इंटेंशन खराब है, नेग्लिजिएंट थे, उससे जब तक कि ना करो तब तक कोई भी कार्य खराब नहीं होता, फिर कोई भी बंदा गिल्टी नहीं होता उसके कार्य के लिए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है मेंसरिया में ना। पकड़ लो, मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। तुम कार चला रहे थे, ठीक है, तुम ये कार चला रहे थे। कार चलाते 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 तुमने अच्छे से देखा नहीं और एक बच्चा आ गया कार के सामने और तुम उसको ठोक दिया। ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मरा नहीं, बस खरोच वगैरह आया, पैर जो है वो टूट गया। समझ में आ रहा है? पैर टूट गया, समझे? अब क्वेश्चन ये है कि तुमने जानबूझ के किया ये? आंसर है नो। अगर आंसर है नो तो तुमको टॉर्ट में तुमको पनिशमेंट मिलेगा, टॉर्ट में। अगर आंसर है यस तो तुमको क्रिमिनल CRPC में पनिशमेंट मिलेगा, जो कि है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यस मतलब तुमने किसी को जानबूझ के मारने की कोशिश की, तब तुम्हारा चला जाएगा केस CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया तो वो चला जाएगा टॉर्ट में। टॉर्ट में तुम कंपेंसेशन दोगे, कंपेंसेशन बच्चे का इलाज में खर्चा दोगे, मेंटल स्ट्रेस जो भी हुआ है इसका ये पूरा खर्चा तुम दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये होता है। अब बात ये होता है मेंसरिया सर, ये जो आप बोल रहे हो ना बार बार मेंसरिया मेंसरिया, तो मेंसरिया क्या टॉर्ट में मतलब मैंने अगर जानबूझ के, मेरा इंटेंशन नहीं था मारने को, तब भी मेरे को टॉर्ट में पनिशमेंट मिलेगा? आंसर है यस। टॉर्ट में मेंसरिया कभी भी देखा नहीं जाता। मेंसरिया का कंसेप्ट जो कि है ये वाला एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट्रिया, जिसका मतलब, जिसका माने होता है कोई भी कार्य अपने आप गलत नहीं होता जब तक कि ना उसको तुम गलत माइंडसेट से, गलत माइंडसेट से, गिल्टी माइंडसेट से तुम करो। इंटेंशन खराब हो तुम्हारा, नेग्लिजेंट थे तुम, तब तक मेंसरिया नहीं हो सकता। ठीक है, तब तक मेंसरिया नहीं हो सकता। एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट्रिया, ठीक है, गिल्टी माइंड, तुम गिल्टी नहीं हो सकते, तब तक तुम गिल्टी नहीं हो सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? ये टॉर्ट में देखा नहीं जाता, ये देखा जाता है CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर देखो, अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी, सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में समझाओ, अगर तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया तो फिर भी टॉर्ट में तुमको पनिशमेंट मिलेगा, जैसे कि तुमने इस बच्चे को ठोक दिया। लेकिन अगर क्रिमिनल वाले एक्टिविटीज हो गए, सेल्फ डिफेंस में तुमने किसी को मार डाला, सेल्फ डिफेंस में, हियर मी वेरी वेरी क्लियरली, सेल्फ डिफेंस में तुम रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे और 4-5 बंदों ने तुमको छेड़ डाला, तुमको छेड़ा उन्होंने, और उनके पास था गन और तुम्हारे पास था नाइफ। तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एक को मतलब उसके पेट में घुसा दिया नाइफ। तो तुमने ये कैसे किया? सेल्फ डिफेंस में। जानबूझ के किया? नहीं। उसको मारने के लिए किया? नहीं। क्या हुआ था? सेल्फ डिफेंस पे सर, सेल्फ डिफेंस में हुआ था, अपने आप को बचाने के लिए हुआ था। तो क्या ये क्या क्रिमिनल वाला एक्टिविटी हो ना, किसी को मार डाला, ये टॉर्ट में थोड़ी आएगा, ये सिविल वाला क्राइम थोड़ी है, ये तो बड़ा क्राइम है, बड़का क्राइम है। तो बड़का क्राइम अगर है
तो कहाँ जाएगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, किसी को तुमने मार डाला। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर तुम्हारा मेंस रिया नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, तो तुमको छोड़ देगा, तुमको छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? नेसेसरी वार्निंग वार्निंग देके छोड़ देगा, क्योंकि तुमने सेल्फ डिफेंस में किया। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंस रिया देखा जाता है, लेकिन तुम्हारा जो ये टॉर्ट है यहां पे मेंस रिया देखा नहीं जाता। समझे? अगर तुमने किसी को मार डाला सेल्फ डिफेंस में, तब भी तुमको छोड़ देगा, तब भी तुमको छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा? कोर्ट। क्यों? क्योंकि तुमने सेल्फ डिफेंस में किया और तुमने जानबूझ के नहीं किया। तो ये आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो वहां पे आएगा। लेकिन जो यहां पे हम लोग टॉर्ट देखेंगे ना, यहां पे तुमने जानबूझ के किया, नहीं किया, तब भी तुमको पकड़ेंगे। समझे? टॉर्ट में ऐसा होता है, क्योंकि ये सिविल सिविल वाला मैटर होता है। समझ में आया? इन्वॉल्व की आइडिया, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ इविल मोटिव। The main point is that the mind should be involved in the act, which means the act should be done with wrongful intention or the act should be done with negligence, carelessness. अगर तुम केयरलेस थे, अगर तुम केयरलेस थे, अगर तुम केयरलेस थे, तब भी तुमको टॉर्ट में पनिशमेंट मिलेगा। अगर तुम्हारा रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं था, तब भी तुम्हारा टॉर्ट में पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन यही सेम चीज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर चला जाए, अगर तुम केयरलेस थे, बाय मिस्टेक हुआ, बाय मिस्टेक किसी का पैर तुमने तोड़ डाला, ठीक है, या फिर किसी बाय मिस्टेक तुम पकड़ लो, बहुत ऊंचे बिल्डिंग में तुम एक स्टेयरकेस से चल रहे थे और वहां पे क्या हुआ, या फिर कहीं पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग हुआ, वहां पे स्टैम्पेड हुआ। स्टैम्पेड मतलब लोगों धक्का मुक्की से लोग नीचे गिर गए और उसके ऊपर चल के लोग चले गए एंड वो लोग मर गए। तो ये क्या है? एक प्रकार का केयरलेसनेस था। ठीक है, तो मर गया ना बंदा, तो ये बड़ा केस है, कहां जाएगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, क्राइम है। तो वहां पे पूछा जाएगा कि तुमने क्या केयरलेस थे? तुम अगर बताओगे हाँ केयरलेस थे, तो तुम्हारा पनिशमेंट कम रहेगा, तुमको मार डालने वाला पनिशमेंट थोड़ी देगा, शायद तुमको छोड़ भी दे, ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि तुमने इंटेंशनली किसी को मारा नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नेग्लिजेंट थे, रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं था, तुम्हारा माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि तुम इसको मार डालोगे, ऐसे चपा के इसके ऊपर चल के मार डालोगे, ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं तुम्हारा। तो इन सब केसेस में क्या होता है बताए? इन सब केसेस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तुमको छोड़ दिया जाता है। लेकिन छोटा छोटा जो सिविल वाला मैटर होता है, किसी को तुमने नुकसान पहुंचा दिया, तुम ऊपर छत में काम कर रहे थे, कोई हैमर वगैरह टूल वगैरह जाके गिर गया नीचे, किसी आदमी के दिमाग में चोट लग गया, उसके कारण सर पे चोट लग गया, तो ये सारे मैटर्स में क्या होता है? टॉर्ट आता है। ठीक है, सिविल मैटर आता है। वहां पे क्या होगा? तुम्हारा इंटेंशन था, तुम केयरलेस थे, नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको तो कंपेंसेशन किया जाता। इसलिए ना टॉर्ट में हमेशा कंपेंसेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि तुमको जेल कारावास की सजा सुनाया दिया जाए, ऐसा टॉर्ट में नहीं होता। टॉर्ट में कंपेंसेशन से ही काम चल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके अलावा भी बहुत सारे रेमेडीज है, लेकिन मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेजरली कंपेंसेशन से हो जाता है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, इंटेंशनल टॉर्ट, नेग्लिजेंस एंड स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसके अलावा यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पे काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, विक्रियस एंड लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। विक्रियस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। पहले ये देख लो, इंटेंशनल टॉर्ट, द पर्सन मस्ट हैव रॉन्गफुल इंटेंशन। ये होता है टॉर्ट। टॉर्ट मतलब रॉन्ग। सर टॉर्ट मतलब रॉन्ग होता है क्या? अरे भाई मेरे बादाम खाया कर भाई। ओ भाई, बादाम भूल जाते हो क्या? बादाम खाना भूल जाते हो क्या? देखो करवाता हूँ मैं, यहीं पे मैंने करवाया, टेंशन ना लो यार। ये व्हाट इज टॉट? फ्रेंच वर्ड है सर, मतलब है रॉन्ग। टॉट मतलब रॉन्ग। याद रख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बादाम वादाम खाया करो। फिर देखो, द पर्सन मस्ट हैव अ रॉन्गफुल इंटेंशन, नेग्लिजेंस, द पर्सन मस्ट बी केयरलेस, मस्ट बी केयरलेस, तो टॉट में आ जाता है। केयरलेस रहोगे तब भी टॉट में आ जाएगा। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, देयर इज एन एक्सेप्शन where the guilty mind is not required. In this case, a person is held responsible regardless of the intention or carelessness, keeping dangerous animals.
स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या होता है पता है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने वाला है, ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? ठीक है, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये यहाँ से ना पढ़ के तुम नीचे पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये जो टॉट होता है ना बेटा, ये जो टॉट होता है ना बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। टॉट मतलब गलती, रॉन्ग, जिसके कारण तुमको पनिशमेंट मिलता है। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरा होता है विक्रियस लाइबिलिटी, तीसरा होता है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये 3 होता है, विक्रियस लाइबिलिटी, विक्रियस लाइबिलिटी, विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड तुम्हारा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब ये मैं तुमको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि तुमने तुम्हारे मिस्टेक के वजह से, तुम्हारे ही गलती के वजह से तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तुम लायबल हो, तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल, तुमने अपने घर पे पिटबुल पाल के रखा है। पिटबुल, पिटबुल क्या है? डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल। पिटबुल बैन है इंडिया में, बैन है, लेकिन फिर भी तुमने पाल रखा है। किसी को काट लिया, ठीक है, किसी को काट लिया, मिस्टेक किसका है? तुम्हारा ही मिस्टेक है, तुमने पाला है। ठीक है, समझ में आ चुका? तुम्हारे मिस्टेक के लिए तुमको सजा देना, तुम्हारे मिस्टेक के लिए तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आना, ये होता है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। नेक्स्ट जो आता है ना, वो होता है विक्रियस लाइबिलिटी। विक्रियस लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो वर्ड है ना, इसको, ये जो वर्ड है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट पे आ जाएगा, तो ये यहां से कट कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 2 में आएगा विक्रियस लाइबिलिटी, नेक्स्ट में आएगा विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, याद रखना। ठीक है, अब सुनो, विक्रियस लाइबिलिटी का मतलब होता है किसी और ने मिस्टेक किया, किसी और ने मिस्टेक किया लेकिन सजा तुम्ही को मिल रहा है, तुम्हारी ऊपर ही लाइबिलिटी आएगा। किसी और ने मिस्टेक किया लेकिन तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन, तुम्हारे चाकर ने, तुम्हारे घर में जो सर्वेंट है उसने कुछ काम किया, कुछ कांड कर दिया, एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए, तुम्हारे वहां पे रहते हुए, तो तुम्हारे ऊपर आएगा लाइबिलिटी, तुम्हारे ऊपर आएगा क्या बताओ? लाइबिलिटी। इसको कहा जाता है विक्रियस लाइबिलिटी। समझना, पहले वाले पॉइंट पे मैंने बताया स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब, जिसका अर्थ होता है कि तुमने मिस्टेक किया, तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी। सेकंड, विक्रियस लाइबिलिटी, जिसका अर्थ होता है कि किसी और ने मिस्टेक किया और तुम्हारे ऊपर आया लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मास्टर एंड सर्वेंट। तीसरा होता है लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के ऊपर। स्टेट मतलब क्या? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, याद रखना, गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर आएगा लाइबिलिटी किसी और के कांड से, किसी और के मिस्टेक से गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे सर, जितने भी पब्लिक सर्वेंट होगा ना, उसने अगर अनफेथफुली कुछ काम किया तो आप किसको केस करोगे? इसके ऊपर तो केस करोगे, और ये जिस गवर्नमेंट के अंदर आता है वो भी लपेटे में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वो डिपार्टमेंट लपेटे में आ जाएगा। तो वो होता है बात, समझे, कि लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट मतलब गवर्नमेंट को लाइबिलिटी पर जाना, उसके ऊपर लाइबिलिटी पर जाना, उसके पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक अथॉरिटी जो भी है, उनके मिस्टेक के कारण, उनके मिस्टेक के कारण। ये सारा चीज जब तुम एग्जाम्पल्स के तौर पे समझोगे ना, और बेटर समझ पाओगे। हम लोग आगे देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, टेंशन नहीं लेना एकदम। मैं फिर से बता दूं, टेंशन नहीं लेना। तो तीनों चीज जो है एक बार रिवाइज करें फटाफट। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, विक्रियस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट में क्या डिफरेंस है? पहला कहता है, पहला कहता है ओन मिस्टेक, ओन मिस्टेक, OWN, ओन मिस्टेक, ओन लाइबिलिटी, ओन लाइबिलिटी, खुद का गलती, खुद का लाइबिलिटी। दूसरा कहता है विक्रियस लाइबिलिटी, जो कहता है अदर मिस्टेक, अदर मिस्टेक, सेल्फ लाइबिलिटी, किसी ओन लाइबिलिटी, सेल्फ नहीं ओन लिखते, OWN, ओन लाइबिलिटी,
मतलब अदर ने मिस्टेक किया, किसी और ने मिस्टेक किया और तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी, OWN, ओन, तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आया। तीसरा है अदर मिस्टेक, अदर मिस्टेक गवर्नमेंट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी लग जाना, स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी लग जाना। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात एकदम नहीं है सर। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग यहां से करेंगे बहुत प्रॉपरली और ब्यूटीफुल तरीके से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो डेफिनेशन, इन द सेम टॉट द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट fault, without fault meaning harm to the plaintiff occurs without intention or negligence on the part of the defendant। मतलब डिफेंडेंट जो है ना वो इंटेंशनली तो कुछ किया नहीं। फॉल्ट कब आएगा? जब तुम इंटेंशनली कुछ किए। तुम्हारा तो फॉल्ट है ही नहीं क्योंकि तुमने इंटेंशनली, तुम्हारे कुत्ते को थोड़ी तुमने बोला कि जाके काट ले। हाँ जी बताओ ना। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इन सम टॉट द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट, उसके गलती के बिना ही गलती में उसको लायबल ठहराया जाता है। मीनिंग हार्म हुआ है प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के किसी भी इंटेंशन से नहीं हुआ है, डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस विदाउट, डिफेंडेंट जो है उसका कोई इंटेंशन था ही नहीं, वो नेग्लिजेंट था ही नहीं, लेकिन फिर भी हुआ है हार्म। प्लेंटिफ कौन? अरे भैया जो तुम्हारे ऊपर केस कर रहा है, क्योंकि टॉट के ऊपर केस कर रहा है ना। और तुम कौन हो? तुम डिफेंडेंट हो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे फॉल्ट के बिना ही, तुम्हारे फॉल्ट के बिना ही। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे ये जो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ना, बड़े बड़े केस लॉस है इसके ऊपर, बहुत बड़े बड़े केस लॉस। एक केस लॉ है तुम्हारा, केस लॉ तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो नहीं कराएंगे, वो एग्जीक्यूटिव में देखोगे तुम लोग, राइट? वो बड़ा चीज है। कैटेगरी देखो, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, तीसरा आता है विक्रियस लायबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। ये तीनों कैटेगरी पहले पॉइंट के अंदर आता है, जो कि है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर आता है। ये 3 पॉइंट स्टार कर दिया मैंने, ठीक है? तीनों का डिफरेंस, तीनों का मतलब समझना। लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, डिस्क्रिप्शन, liability arises when damages occur due to escape of dangerous substance। ये तो मैं केस लो बताऊंगा ही तुमको। एक है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे भी पॉपुलर एक केस लॉ है जो मैं तुमको समझाऊंगा, वो है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस लॉ। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस लॉ, ये कौन सा केस लॉ है सर? इसमें क्या होता है ना, अब देखूं मैं जरा केस लॉ उन्होंने पुट किया है कि नहीं। हाँ ये देखो केस लॉ, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस लॉ है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर है तो एक्सप्लेन करूंगा। होता क्या है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस लॉ में, देखो मैं तुमको अच्छे से समझा देता हूं। ये देखो इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये है तुम्हारा कौन बताओ? डिफेंडेंट। ये है पर्सन ए, और ये जो घर है इसका घर है, इसका घर का एरिया है ये वाला एरिया, ये इसका घर है। और यहां पे एक पर्सन बी रहता था, ठीक है? पर्सन बी, ये है प्लेंटिफ। अब हुआ क्या कि पर्सन ए ने अपने जमीन के ऊपर बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर बनाया, वाटर स्टोर करने के लिए। फार्मिंग वगैरह करेगा, देखो ना हाथ में हैंड लेके बैठा है, फार्मिंग वगैरह करेगा। तो वाटर रिजर्वर जो है इन्होंने बनाया। बनाने के बाद क्या हुआ, सुनो ना, बनाने के बाद क्या हुआ कि अचानक एक दिन इसके जो वाटर रिजर्वर है ना, यहाँ से लीक करना चालू हो गया। सारा पानी निकल के निकल के निकल के निकल के इसके 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 एरिया में चला गया। और इसका एरिया पता है क्या था? कोल माइनिंग का एरिया था। बी का जो एरिया था वो है कोल माइनिंग का। अब कोयले को अगर तुम पानी से भिगा दोगे तो कोयले का जो दाम है वो तो नहीं रहेगा, वो तो हो जाएगा डैमेज। कोयला विथ पानी इक्वल्स टू डैमेज, उसको सुखा के फिर बेचना होता है। ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि इसके नीचे, इस जमीन के नीचे कुछ माइनिंग शाफ्ट्स थे। माइनिंग शाफ्ट्स मतलब बारूद था, ठीक है? बारूद था। समझे क्या था बताओ?
बारूद था। अब ये जो बारूद है ना, अब ये जो बारूद है माइनिंग शाफ्ट्स के नीचे जो ये बारूद है, ये बारूद एक दिन अचानक ब्लास्ट कर गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो प्रेशर था वो बहुत हाई प्रेशर था, जो ये संभाल नहीं पाया, इसलिए ब्लास्ट कर गया, पानी निकल के दूसरे के घर चला गया। अब ये बी ने प्लेंटिफ, दुखी आत्मा, प्लेंटिफ मतलब दुखी आत्मा, दुखी तो होगा ही क्योंकि उसका कोल का जो खदान था ये खराब हो गया। इसने ए के ऊपर केस कर दिया, ए के ऊपर केस कर दिया। तो ए क्या बन जाएगा? डिफेंडेंट। तो ए ने बताया, कोर्ट में गया, ये बात कोर्ट में बात गया, कोर्ट में जो जज था, जज को बताया ए ने कि भाई जज साहब मेरा कोई गलती नहीं है, आई प्रॉमिस, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सारा चीज, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, ये सारा चीज मैंने जानबूझ के एकदम नहीं किया, ये मेरा गलती एकदम नहीं है सर। तो अगर तुम्हारा गलती नहीं है लेकिन फिर भी तुम लायबल रहोगे, फिर भी तुम लायबल रहो क्योंकि तुम्हारे जगह से एक सब्सटेंस निकल के किसी दूसरे जगह पे जा चुका है, जिसके कारणवश इसका जो बिजनेस है वो खराब हो गया। ठीक है, अब यही हुआ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में। दिखाता हूं मैं, टेंशन ना लो। पहले ये देख लो, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल मतलब सर जो तुम रोक नहीं सकते, इनएविटेबल एक्सीडेंट, आई एम इनएविटेबल, थेनोस, याद आ रहा है कुछ? तो इनएविटेबल जो तुम रोक नहीं सकते, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया जो तुम रोक नहीं सकते और इसके कारण तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी लग गया। अब पहला है, उसके अंदर आता है एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस। अब वाटर तुम बताओगे कि सर ये तो डेंजरस सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डेंजर तो हुआ ना, किसके कारण? हाँ जी, ये बी को, तो बी के लिए तो वाटर डेंजर है ना, क्योंकि उसका तो कोल माइनिंग है ना, वहां पे पानी चला गया तो डेंजर, इट्स अ डेंजर थिंग फॉर हिम। इसके अलावा और एक केस है जिसको हम लोग कहते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी जो एमसी मेहता है ये इंडियन केस लॉ है, ठीक है, और ये जो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर ये फॉरेन देश का केस लॉ। इंडियन केस लॉ में क्या हुआ मैं तुमको बताऊं। ये जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे हुआ ये कि इनका एक बिजनेस था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स करके। ये मैंने दिया कि नहीं, देखूं एक बार यहाँ पे कुछ है कि नहीं, मतलब इस केस से रिलेटेड कुछ है कि नहीं, देखूं ये केस एक्सप्लेन किया गया कि नहीं, नहीं किया गया। अच्छा देखो, इनके पास एक देखो, केस का नाम क्या है? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखना हुआ क्या था कि इनके पास एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, बहुत बड़ा फैक्ट्री था, जिसमें फैक्ट्री का नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें उन लोगों ने एक बहुत पावरफुल डेंजरस GEROUS डेंजरस गैस लेकर रखे थे, स्टोर किया था उन्होंने, ओरियम गैस उन्होंने स्टोर किया था। ये गैस एक दिन फैक्ट्री से लीक करके ना आसपास जितने भी लोग थे सबको, किसी को मार डाला, किसी को उन्होंने गैस जो है वो सीरियसली इंजर कर डाला। ठीक है, तो नुकसान हुआ, जो कुछ भी हुआ नुकसान हुआ। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जज साहब जब जजमेंट सुनाए ना, तब उन्होंने राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस लिया। बोला कि देखो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में भी यही हुआ था, ठीक है, कि जो कोयले का खदान था वहां पे चला गया उसका पानी, तो ये उसके लिए डेंजर था, जिसके कारण बाहर के कोर्ट ने भी ए को बोला भरपाई करने के लिए, ये टॉर्ट में आता है, और इसी के कारण इस कंपनी के ओनर को भी भरपाई करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो इसका एग्जाम्पल लेके एमसी मेहता का केस भी हुआ था, समझे? लीगल प्रिंसिपल क्या था कि द पर्सन इज मेड बाय द लॉ ऑन एन इंश्योरर ऑफ अदर अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज, है ना? समझ में आ रहा ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ए जो है उसको हम लोगों ने ऑटोमेटिक इंश्योरर बना दिया, बी का जो कोयले का खदान था, बिजनेस था, उस बिजनेस का ऑटोमेटिक इंश्योरर बन गया ए। क्यों? क्योंकि ए के कारण बी का बिजनेस खराब हुआ, समझे? ए के एक्टिविटीज के कारण, कौन सा एक्टिविटी? इसने पानी का टंकी, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड किया, पानी का टंकी बना दिया भाई,
एक छोटे से जमीन के ऊपर इतना बड़ा, छोटा मोटा टैंकी नहीं, बहुत बड़ा, इसको का रिजर्वर कहा जाता है, मतलब नदी के जैसा बड़ा, समझ में आ रहा है, बना दिया। तो भैया वो तो होना ही था, ठीक है, समझे ना। उसके बाद देखो, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। लाइबिलिटी ऑकर्स व्हेन ए पर्सन इंटरफियर्स विद द प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन ऑफ अनदर। ये सेकंड वाला पॉइंट है, इनएविटेबल मिस्टेक। गलती से तुमने किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर लिए, किसी की प्रॉपर्टी में क्या कर लिए, एंटर कर लिए, इंटरफेयर कर लिए, किसी की प्रॉपर्टी में जानबूझ के तुम कूद के अंदर आ चुके हो, ठीक है। या तो किसी के रेप्यूटेशन को लेकर खेल रहे हो, तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो, रेप्यूटेशन डैमेज हुआ, कुछ ना कुछ किया तुमने, वो लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक में आ जाता है, टॉट में आ जाता है, ठीक है। फिर आता है विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। इसका मतलब यहां पर थोड़ा तुमको मास्टर सर्वेंट का रिलेशन मिलेगा। जैसे मैंने तुमको यहां पे बताया था ना कि देखो ना, यहां पे तुमको बताया था ना मैंने, ये यहां पे तुमको मैंने बताया था, कहाँ गया, ये यहां पे मैंने तुमको बताया था विक्रियस लाइबिलिटी में कि कोई एक बंदा कहाँ गया, हाँ, कोई दूसरा बंदा अदर पर्सन मिस्टेक करेगा और तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आएगा। सेकंड केस में बताया था। अब तो हम लोग फर्स्ट वाला केस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या बताया था, तुमने खुद गलती किया, ओन मिस्टेक के कारण तुम खुद लाइबिलिटी है तुम्हारे ऊपर। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट तुमको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, वो है विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। ये तीनों पॉइंट पहले ही टॉपिक के अंदर आता है, जो कि है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसी के टॉपिक के अंदर आता है। यहाँ पर थोड़ा तुमको ये सेकंड वाले का जो प्रिंसिपल है ना, वो थोड़ा तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है। विक्रियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, डिस्क्रिप्शन में है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्प्यूटेड बाय लॉ बेस्ड ऑन सोशल पॉलिसी और एक्सपेंडेंसी। एग्जाम्पल, लाइबिलिटी ऑफ अ मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट। ये जो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है ना, ये तुमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे तो मिलेगा ही, यहाँ पे बहुत सारे मिलेगा। जैसे कि पार्टनर एंड पार्टनर का, किसी एक पार्टनर ने मिस्टेक किया जिसके कारण दूसरे पार्टनर को भी हम लोगों ने लाइबल पकड़ा दिया, किसी दूसरे ने मिस्टेक किया और दूसरा पार्टनर फंस गया, तो किसी दूसरे के कारण। तो यही है ना पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कोई अदर पर्सन ने मिस्टेक किया जिसके कारण हम खुद, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो पार्टनर आ जाता है, पार्टनर का एक हम लोग टॉपिक देखते हैं। फिर मास्टर एंड सर्वेंट का टॉपिक देखते हैं, लेकिन मास्टर एंड सर्वेंट का टॉपिक आपको कुछ हद तक पॉइंट A1 में भी देखने को मिलता है, लाइबिलिटी ऑफ अ मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ ए सर्वेंट। क्या इतना समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ जी, इतना समझ में आ चुका है। तो जितना मैंने समझाया है उतना तुमको रट्टा लगाना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इसको बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इतना तुम रिवाइज करो, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम लोग विक्रियस लाइबिलिटी समझाऊंगा मैं, एंड देन लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट समझाऊंगा। समझ में आ चुका है? तो थोड़ा थोड़ा करेंगे सो दैट तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर जो है ये रहेगा आज का होमवर्क तुम्हारा, और इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। हम लोग मिलेंगे कल सुबह जल्द ही। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। टेक केयर एंड जय हिंद।